प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा विषय है ठोसों की ऊष्माधारिता और ड्यूलॉक-पेटिट का नियम, हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स एंड ड्यूलॉक-पेटिट लॉ। तो देखिए कि जब किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है तो ऊष्मा का जो कुछ भाग है वो पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि और जो शेष भाग है वो बाह्य कार्य करने में खर्च हो जाता है। यदि किसी निकाय द्वारा डी की ऊष्मा अवशोषित होती है और उसके द्वारा यदि आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि डी यू हो और किया गया बाह्य कार्य अगर डी डब्ल्यू हो, तो ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम से हम क्या लिख सकते हैं, डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। परंतु हम जानते हैं कि जो किया गया बाह्य कार्य बराबर होता है डी डब्ल्यू इक्वल टू पी डी वी। अतः डी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी यू प्लस पी डी वी। ठीक है। यदि कोई निकाय है अगर ऊष्मा का अवशोषण करता है तो उसके ताप में वृद्धि होती है। तो हीट कैपेसिटी है या ऊष्माधारिता है, उसको हम किस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं वो देखिए कि यदि किसी निकाय में ऊष्मा अवशोषित करे तो उसके ताप में एकांक वृद्धि हो जाए, यानी निकाय द्वारा एकांक केल्विन ताप में वृद्धि के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है वह उसकी ऊष्माधारिता कहलाती है, हीट कैपेसिटी कहलाती है। यदि जो निकाय है उसका द्रव्यमान भी एकांक हो तब ये जो ऊष्माधारिता है वो कहलाती है उसकी विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स। ठीक है। यानी यदि किसी पदार्थ का ताप 1 डिग्री केल्विन बढ़ाना हो तो उसके लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता है वो तो कहलाएगी ऊष्माधारिता। और एकांक द्रव्यमान वाले निकाय का ताप अगर 1 केल्विन बढ़ाना हो तो उसके लिए जो आवश्यक ऊर्जा है वो कहलाएगी विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है। तो ऊष्माधारिता क्या हो जाएगी, C इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। ठीक है। ये जो ऊष्माधारिता है वो सामान्यतः 2 प्रकार की होती है, स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता और स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता। तो स्थिर आयतन पर जो ऊष्माधारिता है उसको हम लिख सकते हैं सी वी इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट वी या डी यू अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट वी। या स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता को ले सकते हैं सी पी इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी एट पी। ठीक है। तो स्थिर दाब पर जो विशिष्ट ऊष्मा है सी वी का मान सदैव स्थिर आयतन पर जो विशिष्ट ऊष्मा है सी वी की तुलना में सदैव अधिक होता है, यानी सी पी ग्रेटर देन सी वी होता है सामान्यतः। तो लेकिन गैसों तथा द्रवों में अंतर बहुत अधिक होता है, यानी गैसों और द्रवों के लिए तो सी पी ग्रेटर देन सी वी। ठीक है। और इनका अंतर भी अधिक होता है। परंतु ठोस पदार्थों में इनमें जो अंतर है सी पी और सी वी में लगभग नगण्य होता है। इसलिए सी पी बराबर सी वी किसके लिए मान सकते हैं, सॉलिड्स के लिए, ठोसों के लिए। ठीक है। आगे देखिए, जालक ऊष्माधारिता, लैटिस हीट कैपेसिटी। जब किसी ठोस पदार्थ को जो ऊष्मा दी जाती है तो उसके ताप और उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होती है। तो जो ठोस है उसकी जो आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि है 2 प्रकार से होती है। कैसे होती है, पहला देखिए, परमाणु में साम्यवस्था के इर्द गिर्द कंपनों की ऊर्जा में वृद्धि होती है। यानी किसी सॉलिड्स में जो परमाणु हैं वो अपनी साम्यवस्था के इधर उधर
कंपन करते हैं, सरल आवर्त गति करते हैं, तो उनकी ऊर्जा में एक तो वृद्धि हो जाती है। दूसरा क्या होता है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है उच्च ऊर्जा स्तरों में उत्तेजित हो जाने से उनमें ऊर्जा की वृद्धि हो जाती है। तो यदि ऊष्मीय कंपनों तथा ऊष्मीय उत्तेजन के कारण आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि को मैं अगर यू जालक तथा यू इलेक्ट्रॉन से रिप्रेजेंट करूं, तो ठोसों की जो आंतरिक ऊर्जा वो कितनी हो जाएगी, U इक्वल टू यू जालक प्लस यू इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता कितनी हो जाएगी, डी यू अपॉन डी टी एट वी, या डी यू अपॉन डी टी जालक और प्लस डी यू अपॉन डी टी इलेक्ट्रॉन, या सी वी इक्वल टू सी वी जालक प्लस सी वी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लेकिन सामान्यतः पर ठोसों की जो ऊष्माधारिता है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो योगदान है वो नगण्य होता है, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण जो आंतरिक ऊर्जा में जो वृद्धि है उसमें योगदान नगण्य होता है। इसलिए इसका जो है CV का योगदान भी नगण्य हो जाएगा, यानी ऊष्माधारिता में योगदान नगण्य हो जाएगा। तो अब किस पर डिपेंड करेगी, सिर्फ CV इक्वल टू CV जालक, यानी ठोस पदार्थ की जो ऊष्माधारिता है वो जालक ऊष्माधारिता के तुल्य होती है। ठीक है, आगे देखिए। जनरली हम CV और टेम्परेचर T के बीच में अगर कर्व ड्रॉ करें सॉलिड के लिए, जनरल एक हम CV और T के लिए, पर्टिकुलर विशेष सॉलिड्स के लिए नहीं कर रहे हैं, एक जनरली हम सॉलिड्स के लिए CV और T के बीच में कर्व ड्रॉ करें, तो ये जो कर्व हो हमें इस प्रकार का प्राप्त होता है। ठीक है, तो अगर टेम्परेचर कम है तो ये इसके अकॉर्डिंग चेंज होता है T की पावर 3 के अकॉर्डिंग, और जब टेम्परेचर का मान 0 है तो CV का मान भी कितना हो रहा है, 0, और जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो ये बराबर हो जाता है 3R के। ठीक है, अगर CV और टेम्परेचर के बीच में मैं सिलिकॉन, जर्मेनियम या सिल्वर के लिए कर्व ड्रॉ करूं, तो ये जो कर्व है हमारे पास इस प्रकार के ये प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये तो जनरली जो है हमारे पास है, प्रैक्टिकली जो कर्व है हमारे पास इस प्रकार के प्राप्त होते हैं। अब इस कर्व को एक्सप्लेन करने के लिए जो सर्वप्रथम नियम दिया गया वो दिया था ड्यूलॉग-पैटिट ने, इसीलिए इसको हम ड्यूलॉग-पैटिट का नियम भी कहते हैं। और ये जो नियम है वो मैक्सवेल वोल्टेजमान सांख्यिकी या चिरसमस सांख्यिकी पर आधारित है। ठीक है, तो देखिए ड्यूलॉग-पैटिट का जो नियम है, ड्यूलॉग-पैटिट लॉ, तो ड्यूलॉग-पैटिट ने सन 1819 में चिरसमत या सांख्यिकी का उपयोग करते हुए या मैक्सवेल वोल्टेजमान सांख्यिकी, जिसको हम चिरसमत सांख्यिकी भी कहते हैं, के आधार पर इस नियम का प्रतिपादन किया, और जो ठोसों की जो विशिष्ट ऊष्मा CV और T के बीच में जो कर्व हमें प्राप्त हो रहा है उसको एक्सप्लेन करने में एक्सप्लेन किया। देखो ये किन किन परिकल्पनाओं पर आधारित, उनको देखते हैं। कि पहली है, ऊष्मीय ऊर्जा के कारण ठोस में उपस्थित प्रत्येक परमाणु अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर सरल आवर्त गति करता है। यानी ऊष्मीय ऊर्जा कोई अगर परमाणु लेता है तो परमाणु अपनी माध्य स्थिति के दोनों तरफ सरल आवर्त गति करता है, और वो जो परमाणु है वो कहलाएगा परमाणुीय दोलित्र, एटॉमिक ऑसिलेटर। दूसरा हाइपोथेसिस इसका है कि सभी परमाणु समान आवर्ती, यानी सभी जो परमाणु हैं वाइब्रेट कर रहे हैं उनकी आवृत्ति समान होगी, लेकिन उनके जो आयाम है, एम्पलीट्यूड है, वो अलग अलग होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। तीसरा जो हाइपोथेसिस है कि परमाणु दोलित्र की जो ऊर्जा भी आयाम अलग अलग होने के कारण भिन्न भिन्न होगी, इसलिए इनका मान 0 से अनंत के मध्य कुछ भी हो सकता है, क्योंकि सभी का एम्पलीट्यूड अलग है और एनर्जी प्रोपोर्शनल टू होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। तो इनका जो ऊर्जा का मान भी है
अलग अलग होगा सबके लिए, तो जो रेंज होगी वो शून्य से अनंत के बीच में कुछ भी संभव है। और ठोस पदार्थों की जो आंतरिक ऊर्जा है मुख्यतः दौलित्र की कंपन ऊर्जा के कारण होती है। जो इंटरनल एनर्जी है सॉलिड्स की, वो जो दौलित्र हैं उनकी वाइब्रेशनल ऊर्जा के कारण होती है। तो ये हाइपोथेसिस मान के ड्यूलॉग-पेटिट ने एक नियम दिया जिसे हम ड्यूलॉग-पेटिट नियम कह रहे हैं। इसमें देखिए कि किसी एक विमीय आवर्ती दौलत की जो कुल ऊर्जा है वो रिप्रेजेंट करते हैं गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा के योग से। तो कितनी हो जाएगी, E इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर अपन 2m प्लस 1/2m ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर। जहाँ m तो दौलत का द्रव्यमान हो गया, ओमेगा कोणीय आवर्ती और x माध्य स्थिति से विस्थापन है। ठीक है। चिरसम्मत यांत्रिकी कहती है कि किसी ताप T पर ऊर्जा E तथा E प्लस डी के मध्य ऊर्जा वाले परमाणु दोलकों की जो संख्या है वो प्रोपोर्शनल होती है एक्सपोनेंशियल माइनस E अपॉन के टी के। यानी किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर T पर जो ऊर्जा है कौन सी है, E तथा E प्लस डी में जितनी भी ऊर्जा होगी उन परमाणु दौलित्र की जो संख्या है वो एक्सपोनेंशियल E माइनस E अपॉन के टी के समानुपाती होती है। ये हम क्लासिकल मैकेनिक्स का या क्लासिकल चिरसम्मत सांख्यिकी का हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देखो, तो परमाणु दोलक की जो माध्य ऊर्जा कितनी हो जाएगी, ई बार इक्वल टू 0 से इन्फाइनाइट ई डी एन अपॉन इंटीग्रेशन 0 से इन्फाइनाइट डी एन। ये माध्य ऊर्जा हो जाएगी। जहाँ पर डी एन क्या चीज़ है, डी एन है ताप T पर E तथा E प्लस डी के मध्य ऊर्जा वाले दोलकों की संख्या या परमाणु संख्या। ठीक है। कि ऊर्जा अंतराल D में कितने परमाणु हैं जिनकी ऊर्जा D इस अंतराल के बीच में आ रही है, वो संख्या है हमारे पास DL। आगे देखिए, तो अब देखिए माध्य ऊर्जा कितनी हो जाएगी, ई बार इक्वल टू 0 इंटीग्रेशन 0 से इन्फाइनाइट ई एक्सपोनेंशियल माइनस E अपॉन के टी डी ई अपॉन 0 से इन्फाइनाइट एक्सपोनेंशियल माइनस E अपॉन के टी डी ई। अब इसमें क्या करेंगे, E का मान रख देंगे हम। E का जो मान निकाला हमने वो मान इसके अंदर रख देंगे। तो मान रख दीजिए, तो इंटीग्रेशन डबल इंटीग्रेशन आ जाएगा क्योंकि इसमें दो वेरिएबल है, एक तो पी एक्स और दूसरा एक्स। ठीक है। तो डबल इंटीग्रेशन, एक पे लिमिट p की एक पे x की। मान रख दिया E का पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m प्लस 1/2m ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्सपोनेंशियल ब्रैकेट माइनस पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m के टी एक्सपोनेंशियल माइनस m ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 के टी डी पी एक्स डी एक्स। इसी प्रकार इसमें मान रख दीजिए, तो ये वाला पद हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको हल कर लीजिए। तो ये प्लस है तो दो भागों में इसको डिवाइड कर लीजिए। दो भागों में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये वाले पद प्राप्त हो जाएंगे। सिंपली हमने दो भागों में डिवाइड कर लिया। एक बार इसको मल्टीप्लाई इससे कर देंगे तो एक पद आ जाएगा, दूसरी बार इसको मल्टीप्लाई इससे कर देंगे तो दूसरा पद आ जाएगा। दोनों को मैंने अलग अलग कर लिया है। ठीक है, सिंपल है, कर सकते हैं। आगे देखिए, आगे को मैंने दोनों भागों को सेपरेट कर लिया है। नीचे वाला जो पद है एक बार इसके साथ लिख दिया प्लस एक बार इसके साथ लिख दिया, और नीचे वाले पद को भी हमने सेपरेट कर लिया है। सेपरेट कर लिया। अब क्या करेंगे, जो कैंसिल हो रहा है पद उसको काट दीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये वाला पद इससे कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ हमारे पास ये और ये पद बचेगा। इस वाले इसमें देखिए कौन सा पद कैंसिल हो जाएगा, ये वाला पद कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें हमारे पास ये वाला पद बचेगा। ठीक है, ये दोनों पद बच जाएंगे। तो ई बार इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसके बराबर। ठीक है, तो यहाँ तक करने में मेरे हिसाब से सिंपल मैथमेटिक्स है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो यहाँ तक आप सॉल्व कर लीजिए। अब आगे देखिए,
अब इसको हल करना है, तो इसको हल करने के लिए हम एक स्टैंडर्ड समाकलन का उपयोग करते हैं। मानक समाकलन है माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट एक्सपोनेंशियल ब्रैकेट माइनस एल्फा यू स्क्वायर ब्रैकेट 1 डी यू, ये बराबर होता है 1/α⁴ ठीक है। अगर इसको 0 से इन्फाइनाइट करेंगे तो यहाँ पर 1/2 और आ जाएगा, ठीक है। तो अलग अलग किताब में अलग अलग किया हुआ है, एक पैटर्न याद रख सकते हो जैसा भी उचित लगे। आगे देखिए, एक दूसरा स्टैंडर्ड समाकलन और है माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट यू स्क्वायर एक्सपोनेंशियल ब्रैकेट माइनस एल्फा यू स्क्वायर ब्रैकेट 1 डी यू, ये बराबर होता है 1/2 ब्रैकेट π/α³ 1/2। अगर इसको भी 0 से इन्फाइनाइट करेंगे तो यहाँ पर 1/2 और आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 1/4। अब ये मान उठाकर समीकरण में रख दीजिए, तो समीकरण में मैंने मान रख दिया है और इसको हल कर लीजिए, तो हमारे पास आ जाएगा ई बार इक्वल टू KT/2 प्लस KT/2 या ई बार इक्वल टू KT। परंतु हम जानते हैं कि जो कंपन है वो त्रिविमीय होते हैं, एक ही डायरेक्शन में नहीं हुए, जरूरी नहीं है कि एक्स की डायरेक्शन में हो, एक्स वाई जेड त्रिविमीय होते हैं। तो इनकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, स्वतंत्रता की कोटि कितनी होगी? 3। तो ठोस परमाणु की जो है, ठोस की प्रति परमाणु माध्य ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 3 kT। एक एटम की जो बात कर रहे हैं तो 3 kT होगी। अगर इसी प्रकार के n एटम हो तो औसत ऊर्जा कितनी हो जाएगी? ई बार इक्वल टू 3n kT। भाई एक परमाणु की औसत ऊर्जा यानी एक परमाणु की जो ऊर्जा है वो कितनी? KT। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है? 3 एक परमाणु की, तो कितनी हो गई एक परमाणु की प्रति परमाणु माध्य ऊर्जा? 3 kT। अगर किसी सॉलिड्स में n पार्टिकल हों तो n पार्टिकल करेंगे तो औसत ऊर्जा कितनी हो जाएगी? ई बार इक्वल टू 3n kT, ठीक है। अब देखिए, अगर n इक्वल टू Na यानी जो नंबर ऑफ परमाणु की जो संख्या है, नंबर ऑफ एटम है, वो अगर अवोगाद्रो संख्या के बराबर हो, Na के बराबर, तो क्या हो जाएगा? Nk इक्वल टू R हो जाएगा। और इस केस में प्रति मोल माध्य ऊर्जा कितनी हो जाएगी? U इक्वल टू 3n kT। और n के कितना हो जाएगा? R, तो 3RT हो जाएगी, जहाँ पर n अवोगाद्रो संख्या है और R गैस नियतांक है, ठीक है। तो मोलर विशिष्ट ऊष्मा CV अलग सिंबल से रिप्रेजेंट किया मैंने थोड़ा सा, तो du/dt, तो ये हो जाएगी 3R के बराबर। अगर CV और T के बीच में अगर कर्व ड्रॉ करें तो जो जनरली जो कर्व प्राप्त होता है हमारे पास इस प्रकार का आता है, ठीक है। इसमें देखिए जो CV है वो कांस्टेंट हो गई है, क्योंकि R का मान नियत है, इसलिए CV इक्वल टू क्या हो गया? 3R के बराबर, कांस्टेंट के बराबर होगी। ड्यूलॉग-पेटिट के अकॉर्डिंग CV इक्वल टू 3R। अगर CV और T में कर्व ड्रॉ करते हैं हम तो कैसा आता है हमारे पास? इस प्रकार का आता है। जो प्रायोगिक जो कर्व है हमारे पास सॉलिड्स के लिए वो इस प्रकार का है। तो अब क्या होगा? इस अकॉर्डिंग ये जो कर्व है वो यहाँ से ऊपर तक का तो सेटिस्फाई कर देगा, यानी उच्च ताप के लिए तो ये जो सिद्धांत है ड्यूलॉग-पेटिट का नियम इसको सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन कम ताप पर इस प्रकार का कर्व हमें इस इक्वेशन से प्राप्त नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यानी क्या होगा कि ये जो नियम है उच्च ताप परास पर ये लागू होता है, और नियम ताप परास पर ये जो नियम है वो प्रायोगिक परिणामों से सहमति प्रदान नहीं करता है, ठीक है। तो इसलिए अब आगे इसमें इस नियम में और थोड़ा संशोधन की आवश्यकता है ताकि ये पूरे कर्व को एक्सप्लेन कर सके। तो फिर इसमें और आइंस्टीन द्वारा कुछ संशोधन किए गए, तो वो जो है ठोसों के लिए आइंस्टीन का नियम कहलाया। तो उसका जो अध्ययन हम अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।